ध्यान के नहीं। समास। देखिए, हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं, हम लोग आम बोलचाल में जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को किसी न किसी नियम पर बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि इस कलम का नाम है, इसका नाम है कलम, या उसका नाम है आसमान। तो अब उस आसमान को तो नाम रख दिया गया, ये संज्ञा कहलाता है। लेकिन अब उस आसमान शब्द से भी कई शब्द बनाया गया है। हिंदी ग्रामर में या किसी भी भाषा के व्याकरण में आप देखेंगे कि कई शब्दों को मिलाकर भी एक शब्द बनाया जाता है, या कई शब्दों के रूप को बदल कर भी एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे आसमान एक शब्द है, उसका रूप थोड़ा सा चेंज कर दिया, आसमानी, तो अब उसका एक दूसरा शब्द बन गया, रूप भी चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गया, है ना। किताब, अब उसका रूप थोड़ा चेंज कर दिया, किताबें। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से सुख, उसका रूप बदल दिया, दुख। समझ रहे हैं? उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको व्याकरण विदों ने नियम के, किसी न किसी नियम के मुताबिक उसकी रचना की है। तो आपके ग्रामर का एक पार्ट होता है शब्द रचना, और शब्द रचना यानी शब्दों की रचना कैसे हुई है किसी भी भाषा में। तो हिंदी भाषा की यहाँ बात हो रही है, तो हिंदी भाषा में शब्दों की रचना के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से रूल हैं। उसी में से एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं लिंग। लिंग के आधार पर हम शब्दों को चेंज करते हैं। जैसे लड़का, अब उसको मात्रा थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो बन गया लड़की, ठीक है। वचन, वचन के हिसाब से हम मतलब के शब्दों को चेंज करते हैं, एक वचन, बहुवचन। उसी प्रकार से संधि विच्छेद, संधि से भी हम जो है कई शब्दों को मिलाकर या तोड़कर या जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में एक नाम आता है, एक नियम का नाम आता है समास। समास भी क्या है? शब्द रचना का एक विधि है। यानी निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, समास क्या है? समास क्या हुआ? तो हिंदी व्याकरण में शब्दों के निर्माण, शब्द के रचना की एक विधि। ये बेसिक जानकारी हुआ कि समास आखिर है क्या। तो हिंदी भाषा में शब्दों को बनाने के लिए, नए नए शब्दों को बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं व्याकरण के। उसी नियम को हमने यहाँ लिखा है, और भी कई नियम हैं। इन्हीं में से एक नियम है समास। अब हर नियम में अलग अलग रूल, मतलब अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग तरीका बताया गया होगा कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। समास के भी क्या नियम है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि इस नियम के मुताबिक शब्दों की रचना कैसे की जाती है। क्लियर है? समास का मेन मकसद क्या है? शब्दों का निर्माण करना। शब्दों का निर्माण करने के लिए कई रूल हैं, उसी में से एक रूल है समास। क्लियर है यहाँ तक? अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण करना मतलब छोटा करना, शॉर्ट करना, संक्षिप्त, शॉर्ट नोट्स होते हैं, संक्षिप्त नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। शब्द रचना के कई तरीके हैं, उन्हीं में से एक तरीका है संधि। संधि को पहले हम समझा रहे हैं, समास समझाने से पहले। संधि में क्या करते हैं हम? संधि का कौन सा रूल है कि संधि में दो शब्द लिए जाते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है,
दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया जाता है और दोनों को संधि किया जाता है, मीन्स ज्वाइंट, जोड़ा जाता है, दोनों को सटाया जाता है और सटा के फिर वो एक नया शब्द बना दिया जाता है। नहीं समझे? मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देव एक शब्द है, आलय एक शब्द है। अब देव का अंतिम वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण है ना, तो देव का अंतिम वर्ण ओ है और आलय का प्रथम वर्ण या मात्रा आ है। तो ये ओ और आ को मिलाकर, ओ और आ को मिलाकर ये दोनों शब्द को सटा दिया जाता है और एक नया शब्द बनाया जाता है। इसी नियम को संधि कहा जाता है। ठीक है? और जब इसको अलग हम करते हैं किसी शब्द, किसी संधि शब्द से उसको विच्छेद करते हैं, दोनों शब्दों को अलग करते हैं, तो ये ज्वाइंट जो है आपस में मिल जाता है, मतलब सामने आ जाता है, विलोपित नहीं होता। जैसे एग्जांपल के रूप में महर्षि है ना। अब इसमें दो शब्द हैं, अब हमको कह रहा है कि इस शब्द का विच्छेद कीजिए, तो हमें देखना पड़ता है कि ये महर्षि शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जब आप विच्छेद का नियम जाने हुए रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि सर ये दो शब्द महा और ऋषि, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और ऋषि। अब गौर करें, महा का अंतिम वर्ण आकार है, ऋषि का प्रथम वर्ण री है ना। आ प्लस री का यहाँ पर मिलन हुआ है, आ प्लस री का मिलन हुआ है, तो आ और किसी शब्द का आ ओ नहीं सॉरी आ किसी शब्द का आ और अगले शब्द का री जब मिले तब फिर उससे कैसा शब्द बनेगा, तो महर्षि नहीं बनेगा बल्कि महर्षि बनेगा। क्लियर है? यानी संधि हमें दो शब्दों को मात्रा के स्थान पर ज्वाइंट करना सिखाता है, या कोई जो ज्वाइंट होके बाद जो नया शब्द बना तो उस नए शब्द को फिर से अपने मूल शब्द में ला देना। मूल शब्द मतलब जिनसे ये बना था, सप्तवर्षि या महर्षि एक नया शब्द था, ये दो मूल शब्दों से बना था, महा ऋषि। अपने मूल शब्द में वापस आ जाना, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये संधि का रूल है। संधि विच्छेद के रूल्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भाषा के अनेकों शब्द मिल जाएंगे, जो आपको पता चल जाएगा सर ये शब्द जो है ना संधि के रूल से बनाया है व्याकरण वालों ने। उसी प्रकार से समास, समास का क्या नियम है, समास को कैसे बनाया गया है, यहाँ पर तोड़ा जोड़ा नहीं किया है। दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त, क्या हमने लिखा, समास का क्या अर्थ है, संधि का अर्थ आप लोग समझ गए। समास का क्या अर्थ है, हिंदी व्याकरण यहाँ पर समझेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, मतलब दो से अधिक शब्द लिखा हुआ है और उसको व्याकरण वालों ने, ग्रामर वालों ने एक नए नियम के तहत अपना नियम निकाला और उस नियम के तहत उसको शॉर्ट किया गया, शॉर्ट करके छोटे से छोटा शब्द बनाया गया। जैसे पूजा के लिए स्थल, ये एक इतना लंबा शब्द है, ठीक है। अब इस इतने लंबे शब्द को ग्रामर वालों ने बोला कि इतना लंबा बोलेंगे हिंदी में तो मजा नहीं आएगा, चलिए इसको शॉर्ट कीजिए। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो उन्होंने मुख्य दो शब्दों को लिया, उसको आपस में सटा दिया और बाकी शब्द को, जो अधूरा शब्द, शॉर्ट छोटा शब्द था, कारक वगैरह था, उसको गौण कर दिया, विलुप्त कर दिया। समझ गए ना। और इसी नियम को किसी नियम के तहत, ऐसे नहीं जो मन सो हटा दिया, एक विधिवत नियम के तहत, और उस
गौण मतलब छोटे छोटे शब्द को विलोपित कर दिया गया, छिपा दिया गया, और मुख्य मुख्य शब्द को उससे लेकर के सटा दिया गया, और दोनों को सटा के जस्ट संधि वाला रूल हो गया, संधि विच्छेद वाला, कि दो शब्द आकर एक जगह मिल गए। तो यहाँ पर एक मुख्य शब्द ये था और एक मुख्य शब्द ये था, दोनों को सटाकर एक नया स्थल बना दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं पूजा स्थल, है ना। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, शाला मतलब स्थान, घर, जगह, समझ में आ रही है बात। तो समास क्या है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या समझना है? एक से अधिक शब्दों का समूह, उससे उसी को शॉर्ट करना, उसी को संक्षिप्त करना। लेकिन संक्षिप्त करने के लिए ध्यान क्या रखना है? मेन शब्द सामने आए और जो कारक वगैरह वाला शब्द हो वो सब विलुप्त हो जाए, है ना। और समास का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, समीप लाना। समास का मतलब जो है, समास भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस, समझ रहे हैं। सम मतलब होता है निकट, और आस आसन से निकला है। आसन का मतलब होता है बैठना, बोलते हैं अपना आसन ग्रहण कीजिए, मतलब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो सम जोड़ आस, सम आस, निकट लाना, समीप लाना, ये शब्द इस शब्द से बहुत दूर था, इसको हम उठाकर इसके समीप ला दिए, पूजा स्थल। क्लियर है? समास का 3 एंगल से हमने आपको अर्थ बताया। एक तो उसका शाब्दिक अर्थ, संक्षिप्तीकरण, क्या संक्षिप्तीकरण समझ में आ गया। दूसरा अर्थ हमने बताया कि ये व्याकरण में शब्दों को बनाने का एक नियम हमें बताता है। समास एक नियम है, किस चीज का नियम है? जो शब्दों का निर्माण करता है। अनेक शब्दों से 4 शब्द, यहाँ 1 2 3 4 शब्दों से एक नया शब्द उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, यहाँ समझ में आया? इतना सब बेसिक बात समझ में आई बात। समास क्या है? कहेंगे सर व्याकरण का एक नियम है। तो इस नियम के तहत क्या बनाया जाता है? शब्दों का निर्माण किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? तो अनेक शब्दों के समूह से मुख्य 2 शब्द को निकाल लिया जाता है और उसी को आपस में सटा दिया जाता है। यही हुआ समास। क्लियर है? और ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? समासिक शब्द। यहाँ समझ में आया? इतना सब बेसिक बात समझ में आई बात। इस तरह इस नियम से बने शब्द को क्या कहेंगे? समासिक शब्द। जी, इस नियम से बने शब्द को, इस नियम से, समास का मतलब हमने बताया ना एक विधि है, एक नियम है। विधि मतलब नियम। इस नियम से बने शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। समासिक शब्द कहते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे कि समासिक शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो अनेक शब्दों के समूह से उसको संक्षिप्त करके मुख्य शब्द, एक नया शब्द का निर्माण कर लेना, ये समासिक शब्द कहलाता है। अब आप गौर करेंगे, समासिक शब्द में 2 पद आएंगे, 2 शब्द आएंगे। संधि में भी 2 शब्द रहता है, रसोई घर, पूजा स्थल, है ना। इस संधि में भी 2 शब्द है, समास में भी 2 शब्द है। लेकिन संधि और समास में फर्क क्या हो गया कि संधि में 2 शब्दों को आपस में सटाया जाता है और समास में 2 से अधिक शब्दों को, कुछ शब्दों को विलोपित करके, 2 से अधिक शब्द रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ शब्दों को विलोपित कर देते हैं और मुख्य 2 शब्दों को चुनकर आपस में सटाते हैं, है ना। दोनों में बेसिक फर्क यही है। क्लियर है कि वहां पर संधि में 2 शब्द रहता है, उसी को डायरेक्टली हम सटा देते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ क्या है? 2 शब्द नहीं रहता है, 2 से अधिक शब्द भी रहता है। जैसे दिन रात, दिन और रात, सुख और दुख जीवन के 2 किनारे हैं। तो अब हम सुख और दुख ना बोल करके बोल देंगे सीधा सुख दुख जीवन के 2 किनारे हैं, है ना। तो सुख और दुख 3 शब्द था, और को हमने विलोपित कर दिया, मुख्य 2 शब्द हमने ले लिया, सुख दुख। समझ आ रही है बात?
तो व्याकरण विदों ने लंबे लंबे सेंटेंस को संक्षिप्त करने का जो एक नियम निकाला है, उसी नियम को समास कहेंगे। तो समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, ना कि सिर्फ जोड़ना। क्लियर है यहाँ तक? अब आएंगे, जब आपने कहा कि समास का मतलब सर संक्षिप्तीकरण है और इस नियम से बने नए शब्द को समासिक शब्द कहेंगे, तो हर समासिक शब्द में आपको अंदर में दो शब्द नजर आएंगे। हर समासिक शब्द में दो शब्द नजर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, पूजा स्थल, देवालय, रसोई घर, नेत्रदान, नेत्रदान, है ना, पंचानंद, दयानंद, परमात्मा, नीलकमल, ये सारे शब्द समासिक शब्द हैं। और हर शब्द जितना भी अभी हमने बोला, सब में दो दो शब्द आ रहा है ना। नीलकमल, चक्रपाणी, चक्रधर, गोपाल, सब में दो दो शब्द आ रहे हैं। गो गाय, पाल पालन, गाय का पालन करने वाला। इतने लंबे सेंटेंस को उन्होंने शॉर्ट कर दिया, गोपाल, दो वर्ड में काम चल गया, है ना। तो जब इतने लंबे सेंटेंस को दो शब्दों को मुख्य निकाल कर सटा देंगे, इसी को क्या कहेंगे? समास। अब हम समझते हैं कि समास का बेहतर मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं या और कोई कंफ्यूजन है? अब हमें इसका रूल समझना है कि कैसे समास को सेटिंग किया जाता है, कैसे हम पहचानेंगे। अभी आपने बोला सर नीलकमल, चक्रपाणी, चक्रधर, देवालय, महात्मा, वीरभूमि, देश प्रेमी, इतने इतने वर्ड जो है, हम आपसे पूछेंगे इसमें कौन समास के कौन से रूल का इस्तेमाल हुआ है बताइए, है ना। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि समास के कितने भेद हैं। समास के टाइप्स आप अगर जान जाएंगे तो आप फिर ये शब्द जैसे ही हम बोलेंगे, आप तुरंत कहिएगा सर ये तो फला समास है, ये फला समास है, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग समास के भेद जानेंगे, लेकिन उससे पहले और एक दो बेसिक बात समझिए जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हर समास में हमने गौर किया, जितने भी वर्ड अभी हमने बताया, सारे समासिक शब्द में दो वर्ड आ रहे हैं। नील कमल में दो शब्द, नीला कमल, है ना, कमल नयन, यानी कमल के जैसे आंख, ठीक है। तो ये कमल नयन दो शब्द आ रहा है, कमल नयन। नेत्रदान दो शब्द आ रहा है, रक्तदान, है ना। हीर रांझा दो शब्द आ रहा है, भाई बहन। राजपुत्र, राजमाता, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ये सब में दो दो शब्द आ रहा है ना। बस समझ लीजिए कि सारे शब्द समासिक शब्द हैं। अब इसका दो शब्द में पहला शब्द को क्या कहते हैं? पहले शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पर नियम में जब हम आएंगे, अकेला कहेंगे तो सर चंद्र हो गया एक शब्द, चांद, और मुखी एक शब्द है यानी मुख। लेकिन जब ग्रामर के नियम में बात करेंगे, जब आप उसको जोड़ दिए समास में, तो समास के अंदर इस चंद्र को और इस मुखी को शब्द अब नहीं कहेंगे, अब इसे हम कहेंगे पद। पद, एक समासिक शब्द में कितने पद हैं? दो पद। पहले पद को प्रथम पद, द्वितीय पद को चाहे अंतिम पद। समझ में आ गई बात? चाहे तो प्रथम पद, अंतिम पद, चाहे प्रथम पद, द्वितीय पद, चाहे पूर्व पद, उत्तर पद। तो समासिक शब्द के अंदर कितने पद हैं? दो पद। शुरू वाले पद को क्या कहेंगे? प्रथम पद या पूर्व पद। पूर्व भी बोला जाता है, पूर्व मीन्स बिफोर, है ना, और उत्तर माने आफ्टर, बाद। तो एक समासिक शब्द में कितने पद होंगे? लेकिन जब इस समास को अपने ओरिजिनल रूप में लाइएगा तो क्या वो दो ही पद रहेगा? फिर जितना छोटा शब्द जिसको एडिट करके हटा दिया था वो सब शामिल आ जाएगा, है ना। तो किसी समासिक शब्द को उसके वापस अपने मूल रूप में लाना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? जब किसी समासिक शब्द को
उसके मूल रूप में वापस लाएं, तो उसके लिए जो नियम हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे समास विग्रह। क्लियर हुआ? जैसे संधि से निकला संधि विच्छेद, उसी प्रकार यहाँ पर समास है। और समास को जब समासिक शब्द के दोनों पदों को खोल देते हैं तो अंदर जितना चीज नया वर्ड सब छुपा हुआ था वो सब सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समास के 6 भेद है। समास के 6 भेद। समास कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। क्या 6 प्रकार में आपको नाम याद है? समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्णधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। आपको यहाँ पर सवाल सीटेड अगर देना होगा तो किस टाइप से देगा? आपसे सवाल वही कह देगा, महात्मा, महात्मा कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? इस टाइप से आपको एक शब्द देगा, समासिक शब्द, और आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सा समास है। और नीचे ऑप्शन रहेगा, इसी 6 में से कोई 4 रहेगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, नाम। हमें यहाँ पर कब जानेंगे कि कौन सा समास है? इसके लिए हमें सब की परिभाषा थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आखिर अव्ययी भाव समास जो आपने लिखा है सर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना? उसका मीनिंग जान लेंगे, उसके बाद आपको पहचानने में आसान हो जाएगा। जैसे हमने लिखा अन्याय, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, अन्याय, है ना? प्रतिफल, ये सारे शब्द समासिक शब्द हैं। क्यों समासिक शब्द हैं? क्योंकि सर इसके अंदर 2 पद आ रहा है। जिसमें 2 पद आ रहा है, अब अपने दैनिक जिंदगी में आप जितने भी 2 पद वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गौर करें, या तो वो समासिक शब्द है या वो संधि विच्छेद के रूप से बना हुआ शब्द है। ठीक है, यानी 2 ज्वाइंट वाला जो शब्द, योजक शब्द जब आए तो वो समासिक शब्द है या संधि विच्छेद वाला शब्द है। पहली की चर्चा हम करेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास, हमने अभी सीखा कि समास में 2 पद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या एवं प्रथम पद अव्ययी हो, अव्ययी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ तो लिख दिया, ये किताबी भाषा हमने लिख दिया, लेकिन किताबी भाषा लिखने मात्र से आपको समझ में नहीं आता है ना? जैसे नहीं, इसलिए हमें जरूरी रहता है कि ये लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना कि अव्ययी भाव का मतलब क्या हुआ और कैसे हम पहचानेंगे शब्दों को कि ये शब्द अव्ययी भाव है। ये आपको जो हमने लिखा वो किसी भी किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना? इसलिए लिखने पे ज्यादा जोर हम नहीं देते हैं, ज्यादा बकने को जोर दे रहे हैं। अब अव्ययी भाव में अव्यय का मतलब पहले समझेंगे। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जो अकेला जो है अपना फुल मीनिंग नहीं दे रहा हो,
हमेशा वह किसी न किसी शब्द के साथ मिलकर अपना मीनिंग देता हो। जैसे अभी हमने लिखा औ, ये औ अकेला अपना मीनिंग नहीं देता है, ठीक है, या अकेला किसी सेंटेंस में ओ नहीं आता है। हमेशा ये ओ वर्ड किसी न किसी के साथ आएगा। प्रति अकेला कभी नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा किसी न किसी के साथ ही आएगा। यथा कभी नहीं आएगा। यदि, अपि या यथा, ये सारे शब्द जो है अव्ययी, यथा, ये सारे शब्द जो है अव्ययी भाव शब्द है, ठीक है। अव्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के साथ मिलकर अपना मीनिंग दे। क्लियर है? अव्ययी भाव शब्द उसको कहा जाता है। शॉर्ट में अगर आम भाषा में समझिएगा, अधूरा शब्द, छोटा छोटा शब्द। क्लियर है? या और सिंपल वे में समझिएगा तो उपसर्ग प्रत्यय का नाम सुने? उपसर्ग प्रत्यय जब किसी शब्द में शुरू में आकर कोई वर्ड है जो किसी शब्द के शुरू में आ जाए और आकर एक नया शब्द बनाए, ये भी एक व्याकरण का रूल है। शब्दों की रचना का एक तरीका है उपसर्ग प्रत्यय, समझ गए ना? जैसे अभी हमने लिखा था ना, संज्ञा, वचन, लिंग, उसमें एक लिस्ट में और नाम जोड़ देंगे, उपसर्ग प्रत्यय। हम शब्दों का निर्माण ऐसे भी करते हैं, जैसे यहाँ पे दौलत लिखा हुआ है और उसमें एक अधूरा शब्द मिला देते हैं, मंद। ये एक अधूरा शब्द मिला के एक नया शब्द हमने बना दिया, दौलतमंद, है ना? और कभी कभी कोई शब्द शुरू में आ जाता है, पहले आ जाता है, ठीक है, पहले आ जाता है। जैसे पर, और आगे में लिखा हुआ है उपकार, दोनों मिलकर परोपकार हो गया, नहीं समझे? या और आगे में है न्याय, इसको आगे लगा देंगे तो ओ, लेकिन ये पीछे लगाइएगा तो फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस ओ को इसके पीछे लगा दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, और मंद को आगे लगा दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। मंद दौलत कोई शब्द नहीं बना, दौलतमंद शब्द बना। ईमानदार, है ना, ईमानदार। बेईमान, बे आगे लगता है, समझ रहे हैं ना, दार पीछे लग रहा है, तो पीछे लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं, आगे लगने वाले को उपसर्ग बोलते हैं। समझ में आई बात? अब ये उपसर्ग वर्ड, अब यहाँ गौर कीजिए, प्रथम पद प्रधान हो एवं, उसको छोड़िए उस लाइन को, यहाँ लिखिए प्रथम पद अव्यय हो। एक लाइन और हम लिख देंगे कि प्रथम पद उपसर्ग हो, प्रथम पद उपसर्ग हो। उपसर्ग का मीनिंग अभी समझा दिए, उपसर्ग का मीनिंग समझ गया ना? कोई शब्द जब किसी शब्द के पहले लग के एक नया शब्द बना दे, उसे ही उपसर्ग न कहते हैं। जैसे बे, हाँ बे, अब उस बे एक अधूरा शब्द है, ठीक है। अब एक मीनिंगफुल शब्द हम ले रहे हैं, इज्जत। इज्जत एक मीनिंगफुल शब्द है, कंप्लीट शब्द है, लेकिन बे एक अधूरा शब्द है, इसको अव्यय कहेंगे। अब इस अधूरे शब्द को इस कंप्लीट शब्द के बिफोर, पहले लगा देंगे तो एक नया वर्ड फिर बन गया, बेइज्जत, बेईमान, है ना, बे औलाद। क्लियर है? तो ये बे अधूरा वर्ड था, उसको किसी पूर्ण सार्थक शब्द के साथ जोड़ के एक नया शब्द बना दिए, तो ये बन गया। और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। अब आपको अव्ययी भाव समास ढूंढने में ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि इसके अंदर तीनों में कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? अन्याय, यथाशीघ्र, है ना। इस टाइप के जितने भी शब्द आएंगे
वो सारे शब्द अव्ययी भव। 3 पहचान हमने बताया है। क्या? प्रथम पद प्रधान होगा। अब देखिए प्रधान का मतलब क्या होता है। प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है अभी आपको नहीं समझेंगे। अभी तीनों चारों वर्ड पॉइंट समझ लीजिएगा, अपने आप को पता चल जाएगा कि प्रधान मतलब क्या। अभी फिलहाल सिर्फ ये जानिए, आजीवन का जब हम अर्थ निकालते हैं तो निकलता है जीवन भर, बखूबी, यानी खूबी के साथ, है ना। अभी इतना से समझ में आ गया। अब दूसरा समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है। क्या लिखे थे? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, वैसा समासिक शब्द जिसका अंतिम पद प्रधान हो। वह समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द जिसका अंतिम पद प्रधान हो, फर्स्ट का अपोजिट, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। आप जैसे इसका एग्जाम्पल लिखिएगा तब आपको अभी पहले वाले एग्जाम्पल के बारे में कुछ हिंट्स मिलेगा कि प्रधान का मतलब क्या होता है। गौर कीजिए क्या लिख रहे हैं। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। 2 पद होता है समासिक शब्द में। अब यहाँ गौर कीजिए, गगन चुंबी, इसका जब ये शब्द कहाँ से बना है, ये कहाँ से मतलब शब्द का निर्माण हुआ। इसका मूल शब्द, जब हम इस शब्द को विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, इसका ओरिजिनल रूप क्या आएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। दूसरा देखिए, गौर कीजिए, पॉकेट को मारने वाला, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई के लिए घर, पाप से मुक्ति, अन्न का दान करना या करने वाला। गौर करेंगे। अब आप अव्ययी भाव का 2 हमको वर्ड बताइए। अव्ययी भाव का 2 वर्ड बताइए। अव्ययी भाव का 2 वर्ड बताइए। अव्ययी भाव का 2 वर्ड बताइए। आजीवन, और बोलिए, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? प्रतिकूल, यथा शक्ति, यथा शक्ति। गौर कीजिए, आप यहीं पर समझिएगा गौर से। आजीवन, हम क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग जीवन भर। गौर कीजिएगा, हम समझा रहे हैं आपको प्रथम पद प्रधान है का मतलब क्या होता है, अंतिम पद प्रधान है का मतलब क्या होता है। ठीक है, गौर करेंगे, मेरे कलम पर भी गौर रखिएगा। आजीवन लिखा हुआ है। जब हम इसको अपने वापस मूल शब्द में ला रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, जीवन भर। अब इधर आइए, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। गौर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पीछे से आगे जा रहे हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। समझना ही बात। अब आप गौर कीजिए, प्रथम पद प्रधान है, और यहाँ गौर कीजिए, प्रथम पद पर आके मीनिंग निकल रहा है। नहीं बुझे? हैं? ये क्या कह रहा है, अंतिम पद प्रधान है, और हम यहाँ क्या कर रहे थे, अंतिम पद पर तीर गिर रहा था। यानी जब आप विग्रह करें, है ना, कहाँ से शुरू कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ये पूरा सेंटेंस किस पे जाके गिरा, अंतिम वाले पद पे गिरा, अंतिम पद प्रधान हो गया। पता ये चला
कि ये शब्द इसके लिए बना है, ये मेन है, ये हेड है, ये हीरो है ना। और यहाँ क्या पढ़ा कि ये शब्द इसके लिए बना है, इसलिए ये इस पे जाके गिर रहा है। जीवन जो है भर के लिए बना है, नहीं समझे? तीर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम पद प्रधान का मतलब हुआ कि हम उसका जब विग्रह करें तो पीछे से शुरू हो और प्रथम पद पर जाके मीनिंग गिरे। क्लियर है? जीवन भर, शक्ति के अनुसार, है ना। उसी प्रकार से यहाँ है पॉकेट को मारने वाला, देश के लिए भक्ति करने वाला। इधर से शुरू कर रहे हैं और इधर आकर गिर रहा है ना। तो यहाँ अंतिम पे आके गिरा तो अंतिम पद प्रधान, अगर अंतिम से शुरू होके प्रथम पे गिरा प्रथम पद प्रधान। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं ना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सवाल हम दे देंगे, एक तो वर्ड दे देंगे, नाम नहीं पूछेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है या इसमें से कौन अव्ययी भाव, हम सीधे आपसे पूछ लेंगे पॉकेट मार में कौन सा पद प्रधान है, राष्ट्र प्रेम में कौन सा पद प्रधान है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ लिखिएगा राष्ट्र प्रेम और शुरू कीजिएगा उसका विग्रह। देखिएगा तीर कहाँ गिरा, तीर जहाँ गिरा वही प्रधान है। अब इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या निकल रहा है, देश के लिए या राष्ट्र के लिए प्रेम। अंतिम पे गिरा प्रेम के लिए राष्ट्र, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, राष्ट्र के लिए प्रेम। तो प्रेम पे गिरा तो प्रेम प्रधान हो गया, प्रेम है अंतिम पद प्रधान है। और जब अंतिम पद प्रधान है तो वो हम समझ गए कि तत्पुरुष समास है। क्लियर है यहाँ तक? आई जितना भी वर्ड, यहाँ बहुत सारा वर्ड है, बहुत सारा वर्ड, जितना भी वर्ड हम निकालेंगे आपका वही स्नान घर, देश सेवा, राज दरबार, रोग पीड़ित, कहाँ से सबका मीनिंग निकल रहा है, रोग से पीड़ित, पीड़ित पे गिरा अंतिम पद पे गिरा, अंतिम पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बाकी जितना वर्ड अब बचा है 4 ठो, दूध भात एकदम आसान, जो टेंशन था इसी दोनों में था। ठीक है, अब तो यूं चुटकी में समझ जाइएगा आप लोग, इसीलिए हमने कहा बस 5 मिनट लेंगे, आपका काम तमाम, आपका काम तमाम है, समास का काम। चलिए तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा का क्या नाम हमने लिखा है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब गौर करें, जिस समासिक शब्द कर्मधारय समास में 2 पहचान बता रहे हैं, अंतिम पद प्रधान होगा और क्या पहचान बता रहे हैं कि दोनों पद में विशेषण विशेष का संबंध होगा, यानी पहला पद विशेषण शब्द होगा। पहले हम क्या लिखा है, विशेषण, उसके बाद में लिखा है विशेष, यानी ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, विशेषण शब्द होगा यहाँ पे, और यहाँ पे विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो हम विशेषता किसकी बताते हैं मालूम है, संज्ञा की। नया मोबाइल है मेरे पास तो मोबाइल है संज्ञा, नया हो गया उसकी विशेषता। खूबसूरत लड़की, लड़की है संज्ञा, है ना, खूबसूरत उसकी विशेषता। बदसूरत लड़की, समझ में आ रहा है बात, कुरूप स्वरूप। तो विशेषण विशेष, नील कमल, कमल नयन, है ना, ये सब क्या, आंख की विशेषता। ठीक है, चंद्रमुखी, चांद मतलब आपके मुख की विशेषता, चांद के जैसे समान कर दिया हमने। इस तरीके से बहुत ऐसे शब्द हैं, नवरत्न, ये सब विशेषण वाले शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए, या यूं समझे प्रथम पद एडजेक्टिव हो और दूसरा पद नाउन या प्रोनाउन हो। ठीक है, प्रथम पद विशेषण हो, किसकी विशेषण बताएगी, अगले पद की।
दूसरे पद की। क्लियर है? जैसे नीलकमल, पीताम्बर, नीलकमल, कमल एक नाउन है, नाउन समझते हैं ना, और नील उसकी खूबी है। ठीक है? गरम भात, कर्म धारे, पीताम्बर है। हाँ ठीक है, पीताम्बर लिख दो, पीताम्बर, सद्गुण, पीताम्बर। अब देखिए और क्या क्या है बोलिए ना, वहाँ पर है तो चार सब। चंद्रमुखी भी है, ठीक है, सद्गुण भी है, देखिए चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, और क्या है बोलिए, और सद्गुण, सद्गुण, कुरूप, अब और गौर कीजिए। अब इसका मीनिंग निकालिए, पीछे से शुरू होगा कि आगे से शुरू होगा? आगे, चांद के समान मुख वाली, सद माने अच्छा, अच्छे गुण वाली, बोलते हैं ना सदगुणी, और कुरूप, कु यानी बुरा, बुरे रूप वाली। ठीक है? सत्कर्म बोलते हैं ना, पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका। ठीक है? या तो फिर चंद्रमुखी, चांद जैसी मुख वाली, या हम कह देंगे नीलकंठ, नीले कंठ वाला। समझ में आ रही है बात? त्रिभुवन, चंद्रमोहन, नाम सब समझिए। ठीक है? तो ये सारे शब्द में पहला शब्द एक विशेषण शब्द है जो अगले की विशेषता बता रही है। तो जब आपको पहला शब्द विशेषण वर्ड लगे, एडजेक्टिव लगे, और अगला शब्द कोई नाउन या प्रोनाउन रहे, और पता चल रहा है कि ये इसकी विशेषता, मीनिंग जब निकाल रहे हैं, मतलब समास का जब विग्रह कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये इसकी विशेषता बता रहा है, वो हो गया कर्मधारय। समझ में आ गई बात? प्रथम पद अंतिम पद की विशेषता। तो अब यहाँ पर अंतिम पद की विशेषता हो गई ना, ये अंतिम पद प्रधान हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्या है? चौथा बोलिए। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होगा। सिंपल सवाल समझिए, शॉर्टकट में टाइम ओवर हो रहा है। जैसे हमने लिखा माता पिता, भाई भाई, रात दिन, सुख दुख, सुख दुख, आजकल, दाल रोटी, दाल भात। अब यहाँ पर शुरू कीजिए। अब हम आपसे पूछेंगे सर इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो तीर निकालिए, किधर से किधर गुजर रहा है, किधर से शुरू होगा किधर खत्म होगा तीर? कहीं नहीं, शुरू में हो रहा। क्या है? क्या कि आपको यहाँ पर जब इसका विग्रह कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा माता और पिता, और पिता दोनों को बराबर वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है? रात और दिन मेहनत करते हैं, रात दिन। तो ना इधर से शुरू होके इधर खत्म हो रहा है, ना इधर से शुरू हो रहा है। ठीक है? दोनों से शुरू कर सकते हैं, मी पा मा और बा। सीताराम, है ना, बोलते हैं ना, सीताराम, सीता और राम। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंस हो गया, राधे कृष्णा। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड जो हैं बराबर है, इसी के लिए कहा जा रहा है दोनों पद प्रधान हो। और सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि बीच में योजक चिन्ह रहेगा। नियोजक चिन्ह रहे या ना रहे, उसका जब विग्रह कीजिएगा तो बीच में और आ जाएगा। इसको पहचानना ज्यादा दुश्वार नहीं है, आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास और आसान है। द्विगु, हम लोग गिनती सीखते हैं ना अपना देहात भाषा में, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो द्विगु का मतलब 2 गो, है ना। सब बस यहाँ पर खाली आपको हिंट्स लेने के लिए हम 2 गो 3 गो बोल रहे हैं। असल है क्या कि जिस समासिक शब्द का पहला पद गिनती वाला हो,
जिस समासिक शब्द का पहला पद गिनती वाला हो उसी को द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, चौराहा, दुपट्टा, तो ये आता है दुपट्टा, नवरात्र, नवरात्रि करती है नवरात्रि, नवरात्रि, त्रिभुज, षटकोण, सप्तर्षि, सप्तर्षि, दशहरा, आ रहा है ना सब में गिनती, पहले पद में गिनती आ रहा है ना। अच्छा प्रधानता की बात करेंगे तो कौन सा पद प्रधान होगा? कहाँ से शुरू कर रहे हैं मीनिंग? रात से नौ, नौ से रात, 9 से शुरू करके रात पे जा रहे हैं, 4 से शुरू करके रात पर जा रहे हैं, तो तीर गिरा कहाँ? तो अंतिम पद प्रधान न होगा, नहीं समझे? तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। आप यहाँ परिभाषा अपने से भी अब लिख सकते हैं समझ के। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो, शुरू वाला पद में गिनती आएगा और अंतिम पद प्रधान हो। प्रधान कैसे हुआ? गौर से देख लिया, 9 रातों वाला है ना, या यहाँ से शुरू होता है रात 9 वाला, ऐसे नहीं ना पढ़ेंगे, 9 से शुरू करेंगे, इसलिए जिसपे गिरा वही प्रधान है। संख्यावाचक हो तथा अंतिम पद प्रधान हो। क्लियर है? अब कौन बचा रहे? अब बस लास्ट बहु, व्रीहि। अब सुनो, जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, लो कोई भी पद प्रधान ना हो, उसका यानी मीनिंग आपको निकालना ही नहीं है ना। इसका तब क्या होगा सर? तब विग्रह कैसे करेंगे? तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा पता है? बहु, मल्टी। बहु मतलब समझ रहे हैं ना? मल्टी मतलब यहाँ पर सेंस ये है कि आपका जो शब्द सामने दिख रहा है उस शब्द से मीनिंग नहीं निकालना है, बल्कि कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, कोई थर्ड मीनिंग निकल जाएगा। जैसे आपने कहा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नीलकंठ, तो नीलकमल मतलब नीला कमल, तो नीलकंठ माने नीला कंठ, लेकिन यहाँ नीलकंठ कहते हैं शंकर भगवान, शिव जी को कहते हैं। समझ में आई बात? चक्रपाणी, चक्रधर, चक्रधर, हलधर, हलधर किनको कहते हैं? बलराम को, समझ रहे हैं ना? और चक्रधर किनको कहते हैं? श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को। तब देखिए जब इसका शाब्दिक अर्थ में जब आते हैं तो यहाँ से निकल रहा है क्या? चक्र का धारण करने वाला, यही ना हुआ आंसर। और हम कहाँ से शुरू किया? चक्र से शुरू किया, धारण पर गए, तो सर यहाँ पे चक्र से शुरू यानी अंतिम पद प्रधान हो रहा है। लेकिन हम इसका मीनिंग ले नहीं रहे हैं, इसका मीनिंग चक्र का धारण करने वाला ये नहीं ले रहे हैं, बल्कि कोई और मीनिंग ले रहे हैं। कोई और मीनिंग क्या ले रहे हैं? विष्णु भगवान। जबकि कहीं पर विष्णु नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भगवान नहीं लिखा हुआ, इस शंकर ले लिया है क्या? यहाँ पे शंकर लिखा हुआ देखिए, तो यहाँ हमने लिखा नीलकंठ, तो नीलकंठ का मीनिंग हम दे रहे हैं शंकर भगवान। तो यहाँ पे शंकर कहीं पे लिखा हुआ है? इसी को कहते हैं कि जिसका कोई पद प्रधान ना हो और कोई अन्य अर्थ निकले, कोई तीसरा ही अर्थ निकले, समझ गए? उससे कोई तीसरा ही अर्थ, ना पहले पद का अर्थ निकले ना दूसरे पद का अर्थ निकले, बल्कि कोई थर्ड अर्थ निकल जाए। क्लियर है? लंबोदर, श्वेतांबर, पीतांबर, चक्रधर, चंद्रमुखी, चंद्र
मौर्य, ठीक है, चंद्र मुकुट, त्रिभुवन, या तो आप समझिए पंचभुज, पंच मुकुट, दशानंद, दशानंद मतलब 10 सिर वाला, लेकिन हम इसको 10 सिर वाला इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, निकालते हैं रावण। अच्छा, गणेश भगवान को कितना है? 5 मुख, 5 मुकुट है ना जी, 5 रूप में है ना उनका चेहरा, तो पंचमुखी भी कह सकते हैं उनको। लेकिन अगर पंचमुखी का माने निकालेंगे तो 5 मुख वाला आ रहा है। लेकिन अगर आप ये ना निकाल के ये निकाले 5 मुख हो जिसका जैसे, क्या नाम बोले, गणेश, तो ये गणेश वर्ड आ रहा है मीनिंग। और ये तीसरा वर्ड है, इसी को कहेंगे बहुब्रीहि समास। चलिए, आज आप लोगों ने काफी समय दिया, समय देने के लिए धन्यवाद। अब क्लास यही समाप्त करते हैं। कल आपको पेडागोजी का कोई नहीं बल्कि दूसरा टॉपिक चलेगा, चैप्टर नंबर 2। समझ पाया? कोई दिक्कत?